आप सभी अब 12th में आ चुके हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें पहले आपको बता दूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि अब तक जो 11th का सिलेबस था वहाँ पे हर चीज़ लगभग हमारे आँखों के सामने दिखता था। पुल्ली ले ले और कोई कोई वेज ले ले या कोई ट्रायंगुलर वेज ले ले, हर जगह पे हमें कुछ ना कुछ दिख रहा है। मास है, ये एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, ये सारी चीज़ अभी दिख रहा था हमें, ठीक है। और वहाँ पे हमें मेनली जो गवर्निंग लॉ था वो न्यूटन्स लॉ है, उसी के आसपास हम इर्द गिर्द पूरे पढ़ाई को देखा है। उसमें हो सकता है कि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम और कुछ एडिशनल से देखे थे, और एक ग्रेविटेशन को वहाँ पे हमने देख लिया था कि जो कि थोड़ा सा अलग था। तो आप कह सकते हैं कि जो भी चीज़ हमने अभी 11th तक में देखा था, 11th में देखा था, वो मैक्रोस्कोपिक था, थोड़ा सा बाहर दिखने वाला। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि जो आप 12th में फिजिक्स के सिलेबस में जाने वाले हैं, वहाँ पे जो भी आप देखेंगे वो माइक्रोस्कोपिक है। हर चीज़ का रीजन आपके आंखों के सामने नहीं दिखेगा। जो भी स्टार्ट हो रहा है वो चार्ज से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे आप चल गए, इलेक्ट्रॉन जैसे आप देख ही नहीं सकते। तो हर चीज़ में आपको इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इफ़ कि आपके पास यदि इमेजिनेशन अच्छा है तो पूरा चैप्टर आसान रहेगा, और वही मेरा काम है कि आपके पास वो इमेजिनेशन को कह सकते हैं ट्रिगर करना, कि आप चीज़ों को देख पाओ। तो इस चैप्टर में जो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, जो चैप्टर वेरी फर्स्ट चैप्टर आपके 12th फिजिक्स का है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ जो कि मैं कई बार कई लेक्चर में बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी जो है वो मार्केट में सबसे ऑप्टिमल बुक है फिजिक्स का जो अवेलेबल है। तो आप कुछ भी आगे पढ़ने से पहले एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ें, ठीक है। और मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि आपको जो भी ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही नहीं है, उसका उसके डीप में भी हम जाएंगे। कहीं कहीं जहाँ पे ज़रूरत होगा एनिमेशन भी आपको दिखाऊंगा मैं। बहुत सारी चीज़ों से ये मर्ज है, एक पैकेट है, ठीक है। ये पूरा लेक्चर जो होगा एक पैकेट होगा। दूसरी बात, आप 12 में आ चुके हो तो 12 भी पढ़ना है और 11th भी पढ़ना है, ठीक है। तो उसके अनुसार से आपके पास में टाइम टेबल भी अच्छे से होना चाहिए। और एक और चीज़ बता दूं कि 12 का जो सिलेबस है वो 11th के सिलेबस का अराउंड 75% और इवन लेस देन 75% है, ठीक है। मतलब जो कंटेंट है वो और थोड़ा आसान भी है, ठीक है। बस एक चीज़ आपका होना चाहिए कि चीज़ें इमेजिनेशन में आनी चाहिए, ठीक है। जो इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया गया है वो बहुत छोटा है और ये एनफ नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं ये इंट्रोडक्शन को क्विकली पढ़ लूँगा और आपको आज बताऊँगा कि इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बहाने आप पूरा जो 12 का फिजिक्स है, इवन मॉडर्न फिजिक्स तक, वो कैसे लिंक है। कोरिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। यदि कोरिलेट करना आप टॉपिक को नहीं जानेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि चीज़ें कितनी आसान है और एक ही है, ठीक है। आप में से जिन सब लोगों ने जो भी फिजिक्स को एंजॉय करना चाहते हैं, आप क्या करो, 11th का जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड ऐसे करके उसका चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके उसे एक बार जरूर पढ़ें, ठीक है। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, इस इंट्रोडक्शन को क्विकली पढ़ लेते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये एनफ नहीं होगा, मैं आपको पूरा लिंक बनाऊंगा कि किस तरह से पूरा सब्जेक्ट में, दिस ओनली इस चैप्टर में नहीं, पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है उसको देखेंगे, कोरिलेशन। और वहीं से एक टूल्स को डिस्कवर करेंगे, कोरिलेशन जो टूल है उसके बारे में, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन को 1.1 को क्विकली पढ़ लेते हैं। पहला है, ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ स्पार्क और हियरिंग अ क्रैकल। आप खासकर जब सर्दी का समय होता है, जब आप स्वेटर को निकालते हैं तो स्पार्क आता है, ठीक है। आपके बॉडी इसमें और उस जो कपड़ा होगा, उलन उलन कपड़ा खासकर, उसमें आपने सुना होगा स्पार्क और थोड़ा क्रैकल का। व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लॉथ्स और स्वेटर, ठीक है, पार्टिकुलरली इन अ ड्राई वेदर। जब ड्राई वेदर रहेगा उस समय में ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ड्राई वेदर है तभी आपको ये स्पार्किंग और ये जो भी आपको क्रैकल होगा वो सुनाई देगा, ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट
इनएविटेबल विथ लेडीज गारमेंट्स लाइक अ पॉलिस्टर साड़ीज। पॉलिस्टर साड़ीज में सबसे ज़्यादा आपको ये दिखेगा ऐसे। हैव यू एवर ट्राई टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेना? क्या आपने इस फेनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, डीपर जानने की कोशिश किया है कि ये कैसा होगा, मतलब क्यों हो रहा होगा? अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। आपने देखा होगा बारिश के समय में ये का एक आवाज़ आती है और एक लाइट ऐसे, ठीक है। वो थंडरस्टॉर्म क्यों हुआ, कहाँ, उसका रीजन क्या है, उसको फिजिक्स से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो चीज़ आपने कभी देखा है, उससे समझने की कोशिश की है। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ईदर वाइल ओपनिंग अ डोर ऑफ अ कार और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आवर सीट। जैसे कहीं सीट से स्लाइड करे, थोड़ी देर बाद यदि आप कोई भी आयरन पार्ट को छुएंगे तो एक करंट सा अनुभव होता है, बस ऐसा अनुभव होगा। ये चीज़ आप कभी कभी एक्सपीरियंस किए होंगे। द रीजन फॉर दिस एक्सपीरियंस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आवर बॉडी। इसका रीज़न क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्चार्ज होना हमारे बॉडी से। तो हमारे बॉडी से जो इलेक्ट्रिक, कहीं पे भी जब हम आयरन चीज़ को ऐसे छुए हैं तो एक करंट ऐसे फ्लो हुई है, उसी को हम कह रहे हैं चार्ज डिस्चार्ज हुआ है, ठीक है। विच वर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग और इंसुलेटिंग सर्फेसेस। ये यहाँ पे जो चार्ज इकट्ठा हुआ था रबिंग की वजह से, वही डिस्चार्ज हुआ है इस आयरन पार्ट में, जिसे हम करंट कह रहे हैं, जिसकी वजह से हमें वो अनुभव हुआ था। यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड दैट दिस इज ड्यू टू द जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन की वजह से हुआ है। इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। दिस इज प्रिसाइजली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड नेक्स्ट चैप्टर। यही टॉपिक है हमारा कि जो, और नेक्स्ट चैप्टर में भी यही हम पढ़ेंगे कि हमारे पास में स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है। स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम, उसको हम स्टैटिक कह देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड, पोटेंशियल एराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको डील करता है किस किस चीज़ों को? फोर्सेस को, फील्ड को और पोटेंशियल को। एक और चीज़ है, मैं इसको बहुत अच्छे से डिटेल में आता हूँ, एराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज। तो यहाँ पे बात जो शुरू हुई है वो चार्ज से शुरू हुई है, और वो भी चार्ज डील्स विद द चार्ज और एंड इन रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसलिए रेस्ट चार्ज से शुरू हुई है। तो इसलिए हम थोड़ा चाहते हैं ये है कि हम क्या करें कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ें, ठीक है। सबसे पहली बात जो चर्चा यहाँ पे की गई है वो ये है कि यदि हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है, और ये जो चार्ज है ये क्या है? रेस्ट में है, ठीक है। तो पहला चीज़, ये जो चार्ज है वो रेस्ट में होने का मतलब है इसका वेलोसिटी 0 है, तो इसलिए हमने इसको कह दिया कि ये क्या है? रेस्ट में है, ठीक है। चार्ज वेलोसिटी 0 होने की वजह से ये रेस्ट में हो गया। तो यहाँ पे होगा क्या, ये वेरी फर्स्ट टाइम जैसे ही हमने बात किया कि चार्ज रेस्ट में है, तो हम चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे अंदर खुद ही क्यूरियोसिटी हो जाएगा, अच्छा मोशन में रहेगा तो कुछ होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, यदि रेस्ट में हम ये सब चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो मोशन में क्या होगा? तो सेकेंड, इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि यही चार्ज को मोशन में ला दिया जाए तो क्या होगा। मतलब सेम ये जो क्यू है, यदि ये मोशन में आ जाए, मोशन में आने का मतलब क्या है कि यदि इसका v जो है वो 0 ना हो, ठीक है, v 0 ना हो तो हम कहेंगे कि मोशन में आ गया। तो यहाँ पे चार्ज यदि मोशन में होगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सा एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाएगा, तो उसको भी हम देखेंगे। अब चार्ज इन मोशन जो है वो दो तरीके से आप कर सकते हो। जैसे ठीक है ये रेस्ट में नहीं है लेकिन मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है, तो इसलिए हम इसको बांट सकते हैं कि मोशन में तो है लेकिन ये यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म जहाँ पर भी हम बात करते हैं वहाँ पे कहते हैं कि वो v जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और ये कांस्टेंट 0 नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट है लेकिन 0 नहीं है। तो एक केस बन जाएगा। फिर थर्ड केस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि यही क्यू मोशन में है, यही क्यू मोशन में है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ कि इसका वेलोसिटी भी सेम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ही नहीं है।
मतलब उसमें एक्सेलरेशन है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम जो भी चीज़ देखेंगे वो ये देखेंगे कि चार्ज इन एक्सेलरेशन, फिर उसका इफेक्ट को देखेंगे। तो एक तरह से वो सारी क्यूरियोसिटी हमारे पास में बंद के आ जाएगी कि अच्छा ये चीज़ था और ये चीज़ होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप देखो कि चार्ज रेस्ट में है तो क्या होता है। तो वेरी फर्स्ट पार्ट जो है कि रेस्ट में रहेगा तो ये क्या करेगा। तो अब आप बताओ, अर्थ जो है वो अपने चारों तरफ के स्पेस को क्या करके रखता है, मॉडिफाई करके रखता है। और उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आए जिसमें मास हो, जो कि हर चीज़ में होता है, हर ऑब्जेक्ट में होता है, तो उसके साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसका सबसे पहला काम है कि ये जो भी मास जैसे अपने अपने आसपास के स्पेस को मॉडिफाई कर देता था, चार्ज भी अपने आसपास के स्पेस को मॉडिफाई कर देगा। और ये जो चार्ज है इसके चारों तरफ का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कहना शुरू कर देते हैं कि ये स्पेशल मॉडिफाई है। और इसको एक छोटे से पैरामीटर है, एक पैरामीटर है और इम्पॉर्टेंट है। और हम कहते हैं कि ये जो चारों तरफ का जो स्पेस मॉडिफाई है ये बिल्कुल स्पेशल तरीके से मॉडिफाई है ना। स्पेशल मॉडिफिकेशन हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे स्पेशल मॉडिफिकेशन हो गया है। किसका हो गया है स्पेशल मॉडिफिकेशन? ऑफ स्पेस का। स्पेस का एक स्पेशल मॉडिफिकेशन हो गया। इसी मॉडिफिकेशन को अब जो स्पेस है उसको एक पैरामीटर के साथ हम डील करते हैं और उस स्पेस को हम फील्ड कहते हैं, ठीक है। और फील्ड का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है जो ग्रेविटेशन में आप थोड़ा जान चुके हो, ठीक है। तो इसी स्पेशल मॉडिफिकेशन को हम कह देते हैं कि ये जो स्पेशल मॉडिफिकेशन है इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एक सबसे पहला चीज आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो रेस्ट, यदि कोई चार्ज रेस्ट में है तो क्या करेगा, आसपास के स्पेस को मॉडिफाई कर देगा और वो स्पेशल मॉडिफिकेशन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अभी हम नॉमेनक्लेचर जाने हैं, लेकिन हमने स्पेशल मॉडिफिकेशन क्यों कहा? जैसे क्रिकेट फील्ड, तो वहाँ पे स्पेशल इवेंट होता है ना, क्रिकेट खेला जाता है ना। फुटबॉल फील्ड, तो वहाँ पे स्पेशल इवेंट क्या होता है, क्या फुटबॉल वहाँ पे खेलते हो, ठीक है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फेनोमेना वहाँ पे होगा, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिकल फेनोमेना क्या है वो चीज़ हम आगे हमें देखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम डिनोट अक्सर ई से करते हैं, हम आगे उसको देखेंगे। और यहाँ पे एक एरो दे दिया जाता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसलिए ये चीज़ हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है कि ये स्पेशल मॉडिफिकेशन जो हुआ है स्पेस का, ये क्या करेगा। तो ऑब्वियसली जैसे अर्थ अपने स्पेस में कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, अर्थ के आसपास सराउंडिंग स्पेस में कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आता है जिसमें मास हो, तो क्या करता है, उसके साथ इंट्रैक्शन करता है। और जहाँ भी हम इंट्रैक्शन फिजिक्स में बात करेंगे उसका मतलब होगा फोर्स, वो फोर्स लगाता है। तो ये कहता है कि यदि हमारे सराउंडिंग में आपने कोई दूसरा स्टैटिक चार्ज लाया, ठीक है, दूसरा मेरे जैसा नेचर का एक बॉडी लाया जिसमें चार्ज हो, मेरे जैसा नेचर का मतलब जैसे इसमें चार्ज था, तो वहाँ पर भी यदि एक बॉडी लाया जिसमें चार्ज हो तो उसके साथ इंट्रैक्शन होगा। तो ये क्या करेगा नेक्स्ट में, ये जो दूसरा, ये पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देख लिया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम देखेंगे कि ये क्या है। तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसने कहा कि अब मैं क्या करूँगा, मैं इंटरैक्ट करूँगा। और इंटरैक्ट भी क्या चीज़ से, ये इंटरैक्ट कैसे करेगा, इंटरैक्ट विथ, ध्यान रहे, अनदर चार्ज, अनदर चार्ज, ये दूसरे चार्ज से इंटरैक्ट करेगा। यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला, इंटरैक्ट को हमेशा फिजिक्स में ये समझना है कि एक्सर्टिंग फोर्स, एक्सर्शन ऑफ फोर्स, तो कहीं ना कहीं हम फोर्स को जानेंगे, ठीक है। और अनदर मतलब एक चार्ज अपने पे फोर्स नहीं लगा सकता, ये बहुत फंडामेंटल फिजिक्स का नेचर है, ठीक है, फिजिकल नेचर है। तो ये दूसरे जो चार्ज बॉडी है जिसमें चार्ज है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब उस पर फोर्स लगाएगा, तो हमेशा अनदर पे, ये चार्ज खुद ही पे नहीं लगा सकता, ठीक है, अनदर चार्ज। तो एक्चुअली में हुआ क्या, यदि कोई पूछता है, जो इसका मतलब दूसरा चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ना है वो क्या पढ़ देना है, फोर्स। और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये फोर्स किसने लगाया,
एक्चुअली ये फील्ड ने लगाया। किस पे? किसी दूसरे चार्ज पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि फोर्स जो यहाँ पे लगा है वो पहले चार्ज के फील्ड ने दूसरे चार्ज पे लगाया। ध्यान रखना, पहले चार्ज के फील्ड ने दूसरे चार्ज पे लगाया। ठीक है, तो दूसरा चार्ज बॉडी भी जरूरी है और पहले का फील्ड होना भी जरूरी है। तो ये चीज़ फोर्स है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये इंटरेक्ट किया। अब जहाँ पर भी फोर्स इन्वॉल्व होता है तो न्यूटन्स लॉ में आप देख चुके हो, वो फोर्स उसको क्या करेगा? डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा, उसमें वेलोसिटी लाने की कोशिश करेगा, उसका डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करेगा। मतलब फोर्स का अफेक्ट जो जो चीज़ हो सकता है वो चीज़ हम जानेंगे। तो फोर्स का अफेक्ट क्या है? मोशन है ना? तो वो मोशन, हाँ। लेकिन यदि आप न्यूटन्स लॉ अच्छे से जानते हो तो आपको ये भी ध्यान होगा कि फोर्स यदि है तो मोशन होगा ही होगा, जरूरी नहीं है। नेट फोर्स यदि जीरो होगा तो हाँ, लेकिन यदि नेट फोर्स जीरो नहीं है तो मोशन होगा। बट ठीक है, तो ये या तो फोर्स क्या करता है? ट्राई करता है, या एक्चुअल में मूव कर देता है किसी बॉडी को। तो मूव करने का ट्राई करेगा या करेगा। तो इसका मतलब जैसे ही जब आप यहाँ पे बात करोगे कि फोर्स लगा तो मूवमेंट वगैरह चालू हो जाएगा, और जैसे ही मूव होना शुरू होता है तो एक फोर्स ने मूवमेंट लाया, फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट लाया, तो इसका मतलब वहाँ वर्क इन्वॉल्व हो जाएगा। और आपको पता है जहाँ पर भी वर्क इन्वॉल्व होता है वहाँ पे हम कहते हैं कि एक एनर्जी ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी चीज़ को आप यहाँ से ऐसे उठा के ऊपर ले जाते हो तो आपने वर्क किया, तो इसमें एनर्जी ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पे पहले चार्ज ने दूसरे चार्ज पे क्या किया है? फोर्स लगाया है, जिसकी वजह से उसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल केस में हम ये कंसीडर करते चल रहे हैं कि चलो उससे डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मतलब फोर्स ने वर्क किया तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, और एनर्जी ट्रांसफ़र जहाँ भी करेगा तो वहाँ पे बात शुरू हो जाएगी एनर्जी की। ठीक है, अब एक चीज़ क्या होता है, आपको याद होगा कि एनर्जी मैकेनिक्स में मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का होता है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे जो फोर्स कंजर्वेटिव होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा तीसरा चीज़ जो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा वो आना शुरू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्क से इन्वॉल्वमेंट है। तो जब तक कम से कम दो चार्ज चाहिए, देखो पहला चार्ज फील्ड बनाया, फोर्स लगाया, तब जाके क्या हो रहा है? उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है पेयर या उससे ज़्यादा जब चार्जेस होंगे तभी हम ये बात कर पाएंगे किसके बारे में? चार्ज के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी, और अक्सर क्या हम कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी हमें पता नहीं रहता, तो हम अक्सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ये फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है जो पहले 11th में आप पढ़ चुके हो। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा, और इसलिए इसको अक्सर डेल ऑफ यू लिखने की कोशिश करेगा, डेल ऑफ यू, और ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता तो इसलिए ये होगा। तो अब आपके पास में एक तीसरा पैरामीटर आ गया जो आपको इसमें पढ़ना होगा, और वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसी से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो होता है इसी से रिलेटेड होता है, और हम उसको कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब आपके पास में कोई भी दो या दो से ज़्यादा चार्ज इन्वॉल्व था तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात किए। जैसे ही हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड सा इन्वॉल्व होगा, जैसे ग्रेविटी है और यदि उसमें एक मास रखा हुआ है, वो मास यदि स्टैंडर्ड हो जाए, यूनिट मास हो जाए, तब वहाँ पे एक खास तरह की चीज़ें डिफाइन करना शुरू कर देते हैं, रेट। तो यहाँ पे एक चेंज इन पोटेंशियल ही एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल की भी हम बात करेंगे। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल की भी बात करेंगे, और चेंज इन पोटेंशियल जो होता है उसको अक्सर हम डेल वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि आपका चौथा क्वांटिटी है, जो कि डेल वी है, जो अगेन स्केलर क्वांटिटी होगा। अब मैं एक थोड़ा सा, जो कि कहीं ना कहीं हर एक्सप्रेशन को आप जान चुके हो, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना है, ध्यान से देना है। ठीक है,
4 पैरामीटर यहाँ पे हम मेन पढ़ेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन में 3 दिया था। इट्स ओके क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल जो चेंज इन पोटेंशियल वो आपस में जुड़ा हुआ है, बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके इर्द गिर्द पूरा चीज़ चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा चीज़ एक और है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे तो पहले पढ़ना चाहिए, बाद में फोर्स, लेकिन आपके सिलेबस में पहले फोर्स पढ़ाया गया फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया गया, ठीक है। तो जो यदि कोई कहता है कि यहाँ पे पहला पैरामीटर क्या है, जैसे इसमें हम पैरामीटर को लिखने की कोशिश करें, पहला पैरामीटर कहा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वो किसी एक खास चार्ज ने बनाया था। तो उसका एक्सप्रेशन जो आप आगे आके पढ़ोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन डिपेंडिंग अपॉन मीडियम और Q बाई आर स्क्वेयर, ठीक है। और एक यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा जिस भी हम डायरेक्शन में जहाँ भी पॉइंट पे देखेंगे वहाँ पे। कहने का मतलब ये पहला चीज़ कि फील्ड जब भी आप डिटरमाइन करोगे तो सिंगल चार्ज की वजह से भी डिटरमाइन कर सकते हो और मल्टीपल चार्ज की वजह से भी डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी किसी पॉइंट पे कोई भी फील्ड जब भी पूछेगा तो आपसे किसी न किसी खास पॉइंट पे पूछेगा, ठीक है। जब भी फील्ड पूछेगा तो क्या पूछेगा कि एक खास पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे फील्ड बता दो। तो आप क्या करोगे, उसके यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेक्टर निकाल दोगे, ऐसा वेक्टर ऐसे दे दोगे, इसी को कह दोगे कि आर है। ये जो पोजीशन है चार्ज का और जहाँ पे आपको फील्ड चाहिए वो हो गया आर। तो ये क्या है कि वो सोर्स चार्ज से जो कि Q था, सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो आर स्क्वायर नीचे आ गया है। और 1/4 एप्सिलॉन नॉट मीडियम का क्या है, प्रॉपर्टी है। हो सकता है ये चार्ज आप फ्री स्पेस में रखे हो सकता है पानी में डुबा के रख सकते हो सकता है ये ऑयल में डुबा के रख रखा है, उसके अनुसार से। तो एक पहला एक्सप्रेशन आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पढ़ोगे। दूसरा एक्सप्रेशन जो आपके पास में फोर्स है वो मेनली कूलम्ब्स लॉ से आप पढ़ोगे, और कूलम्ब्स में ये बताया गया था। अब आप जैसे बताओ, फोर्स यदि आपको पढ़ना है तो एटलीस्ट 2 चार्ज चाहिए। पहला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, देन उस पर फोर्स लगेगा। तो होता क्या है कि अक्सर ये सपोज करो कि ये जो चार्ज है उसके अंदर अनदर चार्ज, दूसरा चार्ज जो हम यहाँ पे लाए हैं इस फील्ड के अंदर में, दूसरा चीज़ जो लाए हैं वो लेट्स से कि एक स्मॉल क्यू ला दिया, ठीक है, जिसे हम टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। टेस्ट चार्ज आप देखने आए कि चलो देखते हैं कि यहाँ पे इस पे फोर्स कितना आ रहा है। तो ये कहा गया कि जो फोर्स है, ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स उस समय हम लिख पाएंगे कि जो Q था उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया है, तो जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये फोर्स निकल जाएगा। ओके, तो यही एक्सप्रेशन ये क्या बन जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे एक ये Q हो गया, एक कैपिटल Q हो गया, अपॉन उसी डिस्टेंस आर स्क्वेयर, ऐसे करके E का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, और AR चूंकि ये यूनिट वेक्टर है अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है, जो हम पोजीशन है। तो इसका मतलब जैसे ही हम इस पे यहाँ पे रख दिए तो हमारे पास एक फोर्स का भी एक्सप्रेशन आ गया। तो हम दूसरा चीज़ भी देख लें कि ये, जिसको हम देखेंगे अभी, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, कूलम्ब्स लॉ जिसे हम कहते हैं। तो यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट भी होगा। लेकिन हम जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें लिंक करने आना चाहिए, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता दूंगा, आप नोट करते जाना इस चीज़ को। अब आपके पास फैसिलिटी है कि वीडियो को पॉज करके फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। तो ये चैनल पे हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। लेकिन आप नोट्स बनाओगे तो आपको चीज़ ही पता चलता रहेगा। तो बीच में रोक के पीछे की चीज़ों को पहले नोट्स बना लेना। ऐसा नहीं कि हम पैसिव लर्नर बन गए। 2 तरह के लर्नर होते हैं, एक एक्टिव लर्नर होते हैं, एक पैसिव लर्नर होते हैं। पैसिव लर्नर क्या होता है, वीडियो ऐसे सोए हुए देख रहे हैं, कभी नहीं सीख पाओगे। आप क्या करो, प्रॉपर तरीके से बैठो, नोट्स लो, पेन लो, और आप उसको देख, उसको पढ़ना शुरू कर दो, तभी जाके आपको ये चीज़ें पता चलती रहेगी, ठीक है। तो आपने फोर्स देख लिया। अब जो हमारा थर्ड पार्ट जो है, तीसरा जो हम यहाँ पे जो देखने जा रहे हैं, वो तीसरा ये देखने जा रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो जो डेफिनेशन है उसके अनुसार से, जो डेफिनेशन है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, जो डेफिनेशन है उसके अनुसार से ये होता है कि दिस इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे इसको यदि मैं FE कह दूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो FE चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, डॉट DR, ठीक है। तो आपको पता है कि इसको वर्क डन कहते हैं, ठीक है, इसका नेगेटिव, तो दिस इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ
वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको ध्यान में रखना है, इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो वर्क का जो भी आपने वहाँ पे पढ़ा था, जो भी डेफिनेशन 11th में, यहाँ पे फिर से आएगा, तो कोई भी चीज़ छोड़ेगा नहीं, और ये अच्छी बात है। इसी बहाने आपको क्या होगा, वर्क का डेफिनेशन पता चल जाएगा, फिर से याद हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। और ये जो आता है, ये जो सॉल्व करने के बाद जो आएगा, वो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आएगा 1/4πε0 और Q इंटू Q बाई R। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। चूँकि ये जो डेरिवेशन है इसमें स्केलर है, इसलिए कोई डायरेक्शन का चीज़ नहीं होगा। तो तीसरा चीज़ आप पढ़ोगे ये 1/4πε0 Q बाई R, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आपसे पूछा जाए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या सिंगल चार्ज पॉइंट की वजह से बता सकते हो? नहीं। अब वो क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 लेना पड़ेगा या 2 से ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो जब तक पेयर ना हो तब तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते, ठीक है। फील्ड के लिए सिंगल चार्ज चलेगा, फिर फोर्स जब तक पेयर नहीं हो नहीं बता सकते। तो आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब चौथा जो पार्ट है वो होता है पोटेंशियल। चौथा पार्ट जो पोटेंशियल है, फोर्थ पार्ट जो पोटेंशियल है, एक्चुअली में जो डेल वी है ये कुछ और नहीं, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को कहते हैं, ये उसी का रेट है। तो जब आप इसको देखोगे तो इसमें भी पेयर होगा, लेकिन हम बस जो दूसरा चार्ज है उसको स्टैंडर्ड कर दिए, उसको यूनिट मान लिए, तो उस समय इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/4πε0 और Q बाई R, ठीक है। तो ये चौथा एक्सप्रेशन आ गया चेंज इन पोटेंशियल का। अब जैसे मैं यदि बात करूं कि क्या आप कोरिलेशन इसे ही कहते हैं, अभी मैं कई सारे लेयर में कोरिलेशन आपको सिखाऊंगा। 4 पैरामीटर क्या क्या सीखे, फील्ड, फिर फोर्स, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल, इसी के इर्द गिर्द सभी चीज़ चलेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने पॉइंट चार्ज माना है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। पॉइंट चार्ज नहीं होता है, एक पूरा एक एक्सटेंडेड बॉडी होगा जिसको हम धीरे धीरे अपग्रेड कर लेंगे, ठीक है। हमेशा हम छोटे से चीज़ में पढ़ते हैं फिजिक्स में, और उसके बाद फिर उसको हम एक्सटेंड करते हैं। 11th में भी ऐसा किए थे, पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के सारा फोर्स और वर्क और सब चीज़ पर लिए थे, धीरे धीरे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लाए थे, फिर एक्सटेंडेड बॉडी के साथ में भी देखना शुरू कर दिया था, ठीक है। जिसको भी मन करता है कि हाँ पर हमें अच्छे से फिजिक्स पढ़ना है, वो जाके 11th का पहला चैप्टर जरूर पढ़ लो, पढ़ा हुआ है चैनल पे, ठीक है। पूरे फिजिक्स का एक वहाँ पर भी निचोड़ है, ठीक। चलो, अब यहाँ पे यदि कोई कहता है कि E और E ने F लगाया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, तो आपका आंसर होगा हाँ है। यदि मैं कहूँ कि क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा यस है। कैसे रिलेटेड है, तो E इजकल टू हम कह सकते हैं कि E इज नथिंग बट F बाई Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो एक रिलेशन आपने देख लिया कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। कौन सा? पहला और दूसरा पैरामीटर के बीच में। क्या दूसरा और तीसरा पैरामीटर एक दूसरे से रिलेटेड है? क्या दूसरा और तीसरा पैरामीटर एक दूसरे से रिलेटेड है? तो यस है। कैसे? वो पहले ही बता दिया गया है, दिस इज नथिंग, यहाँ पे यही रिलेशन इसको देख रहा है। क्या तीसरे और चौथे के बीच में रिलेशन है? तीसरे और चौथे के बीच में रिलेशन है, तो आपका आंसर है यस। कौन सा है? ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट रिलेशन है। तो आपको ये आपस में रिलेशन भी पता चल रहा है। क्या जब यदि ये चार पैरामीटर ध्यान, अब अभी से एकदम ध्यान में रखना है, 4 पैरामीटर क्या क्या आया है? E, F, U, डेल U इसको लिख सकते हैं, एंड V। इसके बीच में रिलेशन आपने देख लिया, इसके बीच में रिलेशन देख लिया, इसके बीच में रिलेशन देख लिया, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये इसके साथ रिलेटेड है। जब आप देखोगे तो वहाँ पे जो ये रिलेशन आएगा वो आएगा कि डेल V जो होता है वो माइनस E डॉट डी आर होता है। ये इतना बढ़िया रिलेशन है, आपको ऐसे ऐसे चीज़ों को इमेजिन करके दिखाएगा जो आप कभी देखते नहीं हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं चार्ज मोशन में हुआ तो क्या होगा। क्लियर? तो अभी तक जस्ट सिंपली रिवाइज करो और अपने कॉपी में नोट्स को लिखो। आपने चार्ज रेस्ट में था
तो क्या किया, 4 पैरामीटर पढ़ा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्पेशल मॉडिफिकेशन है कहाँ का, चारों तरफ स्पेस का, ठीक है, जिसका डेफिनेशन सेकेंड पार्ट में हमने देख लिया कि जब हम फोर्स पर यूनिट चार्ज कहते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम फोर्स देखते हैं कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है, वो हमने देख लिया, ठीक है। और तीसरा हम देखते हैं कि वही फोर्स आ गया तो हम उसको वर्क से कैसे रिलेट करेंगे, और वहीं से हमारे पास क्या जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि मोशन में आ जाए, चार्ज इन मोशन हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहला चीज़ कि चार्ज इन मोशन को एक हम दूसरे पैरामीटर से इंडिकेट करेंगे और जिसको कहते हैं करंट। चार्ज यदि मोशन में हो तो हम उसे करंट रेट करेंगे। अब चार्ज कहाँ पे फ्लो कर सकता है, किसी न किसी उसको मीडियम चाहिए, ठीक है। तो मान लिया कि एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर में चार्ज जो है वो मूव कर रही है, तो इस कंडक्टर में यदि एक चार्ज मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, ठीक है, तो हम इसको एक स्पेशल नाम दे देंगे और इसको कहना शुरू कर देंगे करंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया कि जैसी चार्ज इन मोशन होगा तो उसको हम कहेंगे करंट, और इसलिए ये Q को कहा जाता है, I को कहा जाता है Q/T, ठीक है। तो चार्ज इन मोशन क्या हो गया, करंट हो गया, और इस करंट को हम कहेंगे Q/T, ठीक है। अब क्या होगा, ये पैरामीटर को हम बेस मानेंगे, सोर्स मानेंगे। जैसे यहाँ पे Q को ही सोर्स मान लिया था, सोर्स एलिमेंट मान लिया था, ठीक है। एक वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, आप उसको भी ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो भी ये जो Q है इसको हम सोर्स एलिमेंट नाम दे रहे थे, ठीक है। और ये जो सोर्स एलिमेंट था ये क्या करता था, ये जो सोर्स एलिमेंट है, ये जो सोर्स एलिमेंट है इसी को हम बेस में लेते हुए देखे थे कि सोर्स एलिमेंट किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और उसके बाद वो दूसरे चार्ज पे कैसे फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाया तो मूवमेंट वगैरह शुरू हुआ तो वर्क कैसे होगा, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फिर उस पोटेंशियल एनर्जी का जो रेट होगा वो पोटेंशियल कैसे होगा। यहाँ पे सोर्स जो हो जाएगा वो ये होगा, तो जो हम सोर्स कंसीडर करेंगे वो इसे सोर्स कंसीडर करेंगे। तो सोर्स एलिमेंट जो यहाँ पे है वो क्या है, करंट है, जो कि किसी न किसी कंडक्टर में मूव कर रहा है। तो ध्यान रहे कि ये जो चार्ज मूवमेंट है वो किसी न किसी एक कंडक्टर में मूव कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कंडक्टर ही देखेंगे, क्योंकि चार्ज जो है वो इंसुलेटर में मूव नहीं कर सकता, ठीक है, वहाँ पे मूवमेंट अलाउ नहीं होता। अब करंट है, तो करंट क्या करेगा, ये भी आसपास के स्पेस को मॉडिफाई कर देगा। तो यहाँ पर भी अब एक स्पेशल मॉडिफिकेशन होने वाला है स्पेस का, तो इसके चारों तरफ का जो स्पेस है ये भी अब मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब जो इसके चारों तरफ का जो स्पेस मॉडिफाई हुआ है, ये जो स्पेशल मॉडिफिकेशन है, ये जो स्पेशल मॉडिफिकेशन है, यही स्पेशल मॉडिफिकेशन जो होगा इसी को हम कहेंगे कि ये एक फील्ड बन गया है। बट इस फील्ड का नाम, ठीक है, इसको हमने फील्ड कहा, बट इस फील्ड का नाम हम क्या देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा एक दूसरा चीज़ यहाँ पे आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक फील्ड आ गया जिसको हम अब कहना शुरू कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और अक्सर हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं बी से, ठीक है। बी और एच से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों के बीच में रिलेशन होता है, जैसे यहाँ पे ई और डी से भी किया जाता है, तो बी को हम जस्ट लेके बेस चलते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बी से। तो पहला पैरामीटर जो आपने यहाँ पे पढ़ा वो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब फील्ड बन जाता है तो वो क्या करता है, इंट्रैक्ट करता है अपने जैसे एलिमेंट के थ्रू। ये जो फील्ड था वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाया, तो यहाँ पर भी जो सेकेंड पार्ट होगा ये फील्ड जो होगा वो इंटरैक्ट करेगा। इंटरैक्ट करने का मतलब क्या होगा, फोर्स लगाएगा, कि इंटरैक्ट विथ अनदर। अब यहाँ पे अनदर चार्ज कह सकते हो, नहीं, अनदर चार्ज लिखेंगे तो गलती होगा, यहाँ पे एक और चीज ऐड करना पड़ेगा, अनदर मूविंग चार्ज, ठीक है, मूविंग चार्ज। और इस अनदर मूविंग चार्ज को एक साथ आप क्या कह सकते हो, करंट एलिमेंट, अनदर करंट एलिमेंट। तो अनदर करंट एलिमेंट पे ये क्या करेगा, अनदर करंट एलिमेंट पे ये फोर्स लगाएगा।
तो वो फोर्स को भी हम देखेंगे, जिसको जो दूसरा पोर्शन होगा वो फोर्स। और इसमें दूसरा चीज़ हम यहाँ पे दूसरा पैरामीटर जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये दूसरा पैरामीटर जो होगा इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स, एफ बी कह सकते हैं। और ये करंट एलिमेंट से डिसाइड किया गया, तो इसका एक्सप्रेशन हम आने वाले चैप्टर के लिए छोड़ देते हैं, वहाँ पे पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम करंट एलिमेंट पढ़ेंगे। अब ऑब्वियस करंट एलिमेंट पे फोर्स क्या लगा वो पढ़ लिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स आया तो मूवमेंट होगा, और जहाँ पर भी मूवमेंट होगा वहाँ पे वर्क एसोसिएट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल यू के बारे में, बस ये मैग्नेटिक पोटेंशियल हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। तो यहाँ पर भी हमारे पास में एक तीसरा जो एलिमेंट होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में होगा, ठीक है, ऐसा। और ऑब्वियस सी बात है कि यदि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपने डिफाइन किया है तो पर यूनिट एलिमेंट चार्ज पे, ठीक है, यहाँ पे करंट एलिमेंट है, उस पे हम चेंज इन पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम चेंज इन पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, चेंज इन पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, जिसको डेल भी कहेंगे, और वो पर यूनिट करंट एलिमेंट पे डिसाइड होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट करंट एलिमेंट। तो ये चौथा पैरामीटर भी आपने यहाँ पे देख लिया। तो जैसे यहाँ पे 4 पैरामीटर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़े थे पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में भी हमारे पास में 4 एलिमेंट पढ़ने हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे चारों एलिमेंट के बीच में हमने एक रिलेशन देखा था कि वो आपस में रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये अभी अभी पढ़ना है, तो क्यों ना हम पहले से जान के उसे रखें, ठीक। अब यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल और इसके बीच में, तो यहाँ पर भी चारों पैरामीटर के बीच में रिलेशन होगा। साथ साथ अब आप बताओ, यदि मैं यहाँ पे पूछूँ, इसी को कोरिलेशन कहते हैं, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखो, क्या पहला पोर्शन और दूसरा पोर्शन किसी भी तरीके से रिलेटेड है? तो आंसर इज यस। कैसे? वो रिलेटेड है कि उसी चार्ज को आपने रेस्ट में रखा था, उसी चार्ज को आप मोशन में रख रहे हो। मतलब जस्ट उस चार्ज को मूव करना शुरू किए थे तो आप पूरा के पूरा इस डोमेन में पहुंच गया जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब मोशन में आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? यस। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? आंसर इज यस। बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना था, और ये चीज मैक्सवेल ने यूनिफाई किया था। यूनिफिकेशन फिजिक्स का बहुत फंडामेंटल एक्टिविटी है जो हम करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये इतना बड़ा इन्वेंशन था, बहुत बड़ा इन्वेंशन। मैं आपको बता दूं, बड़ा मतलब बहुत बड़ा इन्वेंशन, जहाँ से पूरे ह्यूमैनिटी चेंज हुआ है। जितने भी आप यहाँ पे कम्युनिकेशन और टीवी और ये वो इतने सारे चीज़ जो देखते हैं लैपटॉप में, जो आप देख रहे हो, सब के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जुड़ा हुआ है। मैं कहूँ कि आप इवन देख नहीं सकते बिना इलेक्ट्रिसिटी का, आप सोच नहीं सकते बिना इलेक्ट्रिसिटी का। आप सोच सकते हैं वहाँ तक इन्वॉल्व है। हमारा जो बॉडी एक जगह पे इकट्ठा है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ों से ही बना हुआ है। तो इन दो चीज़ आपस में रिलेटेड है, और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम देना शुरू कर दिए, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है आने वाले पार्ट में। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक साथ उसको हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यही चीज़ देखेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ओके। अब हमारे पास ये था कि चलो ठीक है, अच्छा तो आप यहाँ पे एक चीज़ का जवाब दो, ठीक है। सपोज करो कि आप एक लिफ्ट में हो, ठीक है, लिफ्ट में बैठे हो, ठीक। एक चार्ज है Q जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है V स्पीड से, और आपका लिफ्ट भी ऊपर की तरफ चल रहा है V स्पीड से। क्या आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा? क्या आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फील कर सकते हो? आंसर इज व्हाट। सबसे पहले बताओ मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा?
जब चार्ज मोशन में होगा। चार्ज मोशन में क्या आपको दिख सकता है? आप भी v स्पीड से, ये भी v स्पीड से, तो आपके रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में हो गया, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक जो ये फिनोमेना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अभी अभी आपको दिख रहा है, और यदि आप वैसे फ्रेम में पहुंच गया जहाँ पे साथ में चार्ज के मूव कर रहे हो आप, तो आपको नहीं दिखेगा। देखो फिजिक्स कितना अल्टीमेट है, आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है जो आपको दिखेगा नहीं, वो भी चीज़ आपको मैथमेटिक्स और ये फिजिक्स खोल के रख देगा आपके सामने। ठीक है, तो चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आपको पता चल गया, जो कि आगे अब यही पूरा चैप्टर ही है, आगे आप देखोगे तो यही सब चीज़ ही पढ़ना है। अब क्यूरियोसिटी का लेवल यहाँ पे पहुँच गया कि चलो ये मोशन में था लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, तो अभी तक की सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। क्या होगा यदि ये कांस्टेंट स्पीड से ना चले, इसमें कुछ ना कुछ मोशन हो, मतलब एक्सेलरेशन हो? तो यहाँ पे हम पढ़ना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो जब ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चार्ज एक्सीलरेटेड कंडीशन में हो तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज इन एक्सीलरेटेड मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहाँ पे जो वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेट में आगे की तरफ बढ़ती रहती है। ठीक है, अब वेव से क्या मतलब है? अब वेव भी आप पढ़ चुके हो 11th में। वेव का मतलब है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो रही है, कुछ चीज़ें नहीं, उसको हम कहते हैं एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट में थ्रू दिस वेव ट्रेवलिंग। ये जो वेव ट्रेवल नहीं करता तो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू भी एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। अब मैक्सवेल ने ये फाइंड आउट किया था कि जो लाइट है, जो लाइट सन से यहाँ पे आती है, दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आप सोचो, जो सन से यहाँ लाइट आई है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। सन का एनर्जी अर्थ पे आने का जो कारण है, जो उसके पीछे जो रोल है, वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का है। सोचो, पूरे अर्थ पे जीवन ही नहीं होता यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं होता, उसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। सोचो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी कमिंग चैप्टर में आप चार्ज रेस्ट में पढ़ोगे, जो कि पहला दूसरा चैप्टर है। फिर उसके बाद मोशन में होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद में आप देखोगे कि लाइट जो पढ़ना है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है। ठीक है, पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिल गया आपको। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है, आपके दिमाग में वो छपना चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट अपने आप में वंडरफुल फेनोमेना है। आप यदि इसको डीपली देखने की कोशिश करोगे तो अभी भी कंफ्यूज है साइंटिस्ट कि लाइट क्या है, ये एक्चुअल में क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह के हम चले गए और मानते हैं, लेकिन ये कई बार अपने वेव प्रॉपर्टी को खो देता है। ये एज अ वेव रिएक्ट ही नहीं करता, एक्ट ही नहीं करता एज अ वेव। ठीक है, वहाँ पे हमें फिर से लाइट को दूसरे रूप में देखना पड़ता है, और लाइट को जो दूसरे रूप में हम देखते हैं उसको पार्टिकल फॉर्मेट देना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आप 11 में पढ़े हो, बॉल है और वो स्ट्राइक कर रहा है ऐसे करके। ठीक है, और वहाँ से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है, जहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स भी आप यहीं पे इसी उसमें पढ़ोगे। और इसलिए हमें पूरे जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो न्यूक्लियस और जो एटम्स, उसको फिर से फिजिक्स में भी पढ़ना है, जो इसका चैप्टर है। तो आप देखोगे कि वो भी मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएगा। और तीसरा एक और चीज़ जो कि मॉडर्न पूरा जो पार्ट है वो जुड़ा हुआ है उस पर, और वो है सिलिकॉन वर्ल्ड। ठीक है, जहाँ पे सिलिकॉन चिप की बात करते हैं। तो हम आगे बढ़ते बढ़ते लाइट को भी यहीं पे हम देखेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट के बाद हम सीधी न्यूक्लियस और उन सब चीज़ों को भी देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कहीं ना कहीं वहीं से जुड़ा हुआ है।
ठीक है। और लाइट का फिनोमेना अपने आप में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि हमें उसके एटॉमिक लेवल पे बिहेवियर ही अलग है। तो इसलिए हम न्यूक्लियस और जो हमारे पास में एटम है उसको रिविजिट करेंगे इस फिजिक्स में फिर से। और फिर एक और चैप्टर हमारे पास में आ जाएगा सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन, जिसमें है पूरा कंप्यूटर के अंदर में जो मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में हम दोबारा पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है, कैसे है, क्या चीज़ से बना हुआ है। वहाँ पे चार्ज जो एक पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसके फ्लो के साथ साथ एक एडिशनल चार्ज उसमें फ्लो करती है जो कि पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं, कभी कभी उसे हम होल भी कहते हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ साथ जो होल्स होगा वो भी उस बॉडी में मूव करेगा और करंट को कंट्रीब्यूट करेगा। अभी तक इलेक्ट्रॉन मूव किया तो करंट कंट्रीब्यूट करता था, होल मूव करेगा तो वो भी करंट कंट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। और यहीं से सेमीकंडक्टर फिजिक्स है और इसका एप्लीकेशन जो कम्युनिकेशन है उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने एंजॉय किया होगा इस इंट्रोडक्शन को। तो जो आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया था दैट वाज नॉट इनफ। ये पार्ट जस्ट सिंपल आपके पास में ये था, इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में वो सारी चीज़ें बता दी। क्लियर है? तो आई होप कि आपने सारा चीज़ को नोट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी आपको देखेंगे कि सब चीज़ जब चार्ज से शुरू हुआ है तो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये नेक्स्ट चैप्टर का हमारे पास में क्या रहेगा, स्टफ रहेगा। ओके, तो आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही अपलोड हो रहा है, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का मतलब, मेरा मतलब है कि आप उसको बहुत डीपली चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ एनसीईआरटी में जो स्टफ जो कंटेंट दिया गया है उसके आउट कुछ भी नहीं है। सारा एग्जाम हर चीज़ आप आईआईटी के एडवांस तक चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मौका मिला तो मैं कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। इसकी एक्सरसाइज तो सॉल्व होगा ही होगा, मेंस और नीट इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा, ठीक है। आप ज़रूर इसको शेयर करें, ये सब चैप्टर्स को। कमेंट में आप ज़रूर क्वेश्चंस पूछें जो भी डाउट है, या एक डिस्कशन पोर्शन भी होता है यूट्यूब पे, ठीक है। आप ऑनलाइन कम्युनिटी बनाइए, वहाँ पे इस पे डिस्कशन शुरू करिए। आप यहीं पे पढ़िए, ना कि आप इसे डाउनलोड कर लिया और फिर घर पे डाउनलोड करोगे तो आपके पास क्या स्टेप छूट जाएगा, कौन सा सीक्वेंस छूट जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, जब आप इस पे पढ़ोगे तो सीक्वेंस रहेगा, एक खास प्लेलिस्ट होता है जिसमें इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। और मैंने कई सारे एनिमेशन भी आपको बनाए हैं इसको सिखाने के लिए, ठीक है। तो वो फर्दर क्लासेस में आपको दिखता रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।